रावलपिंडी से आपको खबर दें तो रावलपिंडी में गैर कानूनी ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के बड़े पैमाने पर फ्रॉड का इंकशाफ हो गया। सोसाइटी मालिकान ने अवाम से 200 अरब हथियाए। अकाउंट मुंजमद होने पर ब्लू वर्ल्ड के करप्ट मालिकान ने मुलाजमीन को तनख्वाह देने के नाम पर अकाउंट खोलने की मशरूत इजाजत ली और पैसे निकलवा लिए। रावलपिंडी में ये एक बड़ा मामला है। रावलपिंडी में गैर कानूनी ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के बड़े पैमाने पर फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। मजीद इस हवाले से जानेंगे राना कामरान से। जी कामरान साहब, ये बताइएगा कि ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी ने किन मौजूदात पर के शमालात पर कब्जा किया है और इसके क्या शवाहिद हैं? जी बिल्कुल, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये दो मौजा जो है ये मेन है और ये तीन मौजा, जो मौजा राजड़ है, मौजा हब्ताल है और मोरा सियाल है, ये चकरी रोड पर जो मेन मौजे हैं जहाँ पे इनका है। और यहाँ पे जो कब्जा के अगर सरकारी और शामलाट की बात की जाए तो जो ये नाला समा है, आप अगर जाएं तो नाला समा को भी आगे से बंद कर दिया गया और उसको मुकम्मल ब्लॉक करके वहां पे एक बिल्डिंग तमीर कर दी गई है और उस बिल्डिंग में इन्होंने अपना कब्जा और अपने जो स्टाफ है, जो अपने इन्होंने गुंडे हैं, वो वहां पे बिठा दिए हैं जिनको नाजायज असला देकर। और ये बिल्कुल नाला जो है, ये जब ये जो रावलपिंडी डूबने के चांसेस हैं वो पहले से 3 गुना ज्यादा हो गए कि जो पानी जाता था वो रास्ते में बिल्कुल उसको ब्लॉक कर दिया गया है और आगे से उसको पुल तब्दील करके नाले को बिल्कुल छोटा तंग करके बाकी जगह पर कब्जा कर लिया गया है। और जो शामलाट है वहां पर मुख्तलिफ लोगों ने कब्जा करके उनको आपस में तकसीम कर लिया। और ये सही शामलात पे कब्जा किया गया है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कितने लोगों और शामलात की जमीन पर कब्जा किया गया है? कब्जा करने के लिए तरीके वारदात क्या है? देखिए, ये जो शामलाट है ये पूरे गांव की जमीन है। जब आप इधर चक्री रोड पे विजिट करेंगे, उस गांव को विजिट करेंगे तो पूरा जो गांव है वो सरापा एहतजाज है। ये जो मौजा राजड़ है और मौजा जो हब्ताल और सियाल है, यहाँ के जो लोग हैं, ये गांव के गांव लोग, चूंकि जो शामलाट होती है वो जितने भी जमींदार उस गांव के उस इलाके के होते हैं वो तमाम में डिवाइड होती है। तो इन्होंने अपने जोरे बाजू पे तमाम जो शामलात हैं वो अपने उस पर कब्जा कर लिया है और जो दूसरे जमींदार है जिनको वो शामलात उनकी जायदाद के मुताबिक हिस्सा उनका बनता है उससे महरूम कर दिया गया है। तो तरीका बात यही है कि अपने जो इश्तिहारी हैं, जो वहाँ पे गुंडे हैं, जो नजायज असला दे के वहाँ पे एक, क्योंकि ये नईम इजाज जो है ये बाकायदा तौर पे अपनी पब्लिसिटी करवाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू और नजायज असला लेके कि लोगों पे मेरी दाग बैठाएं, लोगों को पता चले कि इसके आगे नहीं बोल रहा। और एक वो जो साइकोलॉजी एक लड़ाई है लोगों से, गरीब आदमी से या आम बंदे से, उसको प्रेशराइज इस लेवल पे किया जाता है कि वो आगे से बात ना कर सके और उसको थ्रेट किया जाता है इस लेवल पे। सही, बात ना कर सकें, थ्रेट भी किया जाता है। आपने जैसे कि नाम भी लिए, तो ब्लू वर्ल्ड के मालिकान और नदीम एजाज का बैकग्राउंड क्या है और क्या ये जद्दी पुश्ती लैंडलॉर्ड्स हैं? क्या है इनका जो पेशे पुश्त है मामलात? देखिए, मैं समझता हूँ कि देखिए जातियात पे तो शायद हमारा ब्लू वर्ल्ड के वाला था, लेकिन ये बात जो है रोजर रोशन की तरह यहाँ है और सारा इलाका जानता है कि जो नदीम इजाज साहब हैं, ये इनकी एक वेल्डिंग की दुकान थी उधर चक्री रोड पे और ये वेल्डिंग का काम करते थे। और ये साथ नजीर साहब जो है ये बाई चांस वहां पे आए और बाई चांस ही मुलाकात हुई। तो ये कुछ जद्दी पुश्ती रईस नहीं है कि इन्होंने कोई हजारों कनाल के ये मालिक थे, तो उधर से ही इन्होंने अपना ये एक, चूंकि ये थोड़े से वो जैसे एक इलाकाई कान टूटे टाइप होते हैं जो थोड़े बहुत लोगों को डराते धमकाते हैं और इस तरह का उनका वतीरा तो ऑलरेडी था। उन्होंने उसी चीज को पेश नजर, उसी चीज को अपने जो उनकी आदतें थी उनको कैरियन करते वहां पे लोगों में इस तरह का एक माहौल पैदा कर दिया और उसके बाद फिर लोगों को जमीन लेके वो साद नजीर को देते थे कि आप इस जगह पे कब्जा कर लें, इसको मैं संभाल लूंगा, आप मुझे फैसिलिटेट करें। साद नजीर ने फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया और वो एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर दिया और यही इनका तरीका वारदात है वहां पे कि पहले लोगों को डराते हैं फिर वो करते हैं। और एक सबसे अहम बात मैं आपको जो बताऊं जो बड़ी जरूरी है कि इस फ्रॉड स्कीम का आरडीए से एनओसी का अभी तक कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि अगर ये एनओसी कोई करोड़ों लाख के या हजारों लाख के भी एनओसी लेने के पोजीशन में होते तो ये ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी अभी तक एनओसी ले चुकी होती। लेकिन मुसलसल तमाम कार्रवाइयों के बावजूद जो एनओसी है ना तो इसको मिलेगा, क्योंकि इसके पास ना कोई कम्पैक्ट पीस है, ना इसके पास प्रॉपर्टी है, ना इसके पास मुतलका जो हमारी मुतलका एसी साहब से असिस्टेंट कमिश्नर से भी बात हुई तो मैंने कहा कि सर अगर ये इतनी पब्लिसिटी कर रहे हैं तो आप इनको एनओसी क्यों नहीं इशू कर रहे? उन्होंने कहा कि एनओसी के लिए जो बुनियादी शर्त है वो जमीन की है। जब जमीन नहीं होगी, आप मुझे बताएं कि 35 कनाल 6 बदले ब्लू वर्ल्ड के नाम जमीन है, हम कैसे उनको एनओसी दे सकते हैं? तो ये वो एनओसी मिलने के बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है। और ये चक्री रोड की सबसे बड़ी फ्रॉड स्कीम है। आरडीए ने
ही इस पर मैं आपको बताऊं कि आरडीए चेयरमैन आरडीए ने ही इस पर मुतअद्दिद दफा जब एक्शन लेने की कोशिश की तो एट दी एंड उन्होंने मजबूर होकर नैब को लेटर लिखा और नैब को लेटर लिख के उन्होंने बताया कि ये मेरे बस से बाहर है, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, ये 200 अरब से ज्यादा लोगों की जेबों से निकाल चुके हैं, आप ही कुछ करें और इस पे आप इसको लगाम डालें। जी सही। तो ये चेयरमैन आरडीए ने नैब को जो ब्लू वर्ड के बारे में खत लिखा है, इस खत में उन्होंने हाथ भी उठा लिए हैं, और मजीद क्या लिखा गया है इस खत में? देखिए, ये जो आप ये स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, इस हाथ में उन्होंने लोगों उन्होंने आगाह किया नैब को कि ये एक बहुत बड़ी फ्रॉड स्कीम है, ये लोगों से मुसलसल पैसे लिए जा रही हैं, ये पब्लिसिटी किए जा रहे हैं, क्योंकि आरडीए मुतअद्दिद दफा इनको हाथ भी लिख चुका था, इनको नोटिस भी दे चुका था, उसको गिराने के लिए उन्होंने अपनी मशीनरी भी भेजी और मुतअद्दिद दफा उन्होंने वहां पे ऑपरेशन करने की कोशिश की, लेकिन बाज दफा आगे से मज़ाहमत भी आती थी कि वो लोग आरडीए की टीम पर बाज दफा लड़ाई हो जाती, पुलिस को बुला लेते, 15 पे कॉल चला देते, कोई ना कोई बदबदगी पैदा करने की कोशिश करते, तो उससे आरडीए चूंकि एक वो आरडीए भी उसको उस तरह से टैकल नहीं कर सका, लेकिन चेयरमैन आरडीए ने फिर नैब को लेटर लिखा और उसने कहा कि ये चूंकि एक मुख्तार अंदाजे के मुताबिक ये वैसे तो खरबों का, ये 1 खरब से ज्यादा का फ्रॉड है। देखिए 68 अरब तो इन्होंने खुद तस्लीम किया है नैब में कि हम 68 तकरीबन 67-68 अरब रुपया जो है वो लोगों से ले चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा फाइल हम बेच चुके हैं, जबकि इनका जो इन्होंने फाइल तकसीम सेल किया मार्केट में वो कम से कम 10 लाख से ऊपर है, और ये 10 लाख से ऊपर फाइल करके ये खरबों रुपया लोगों से जेबों से निकाल चुके हैं, और अब उसको हजम करने के चक्कर में है कि इसको हजम कैसे किया जाएगा। जैसे कि आप फाइल तकसीम की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अखबार में ब्लू वर्ड के गैर कानूनी होने के बावजूद इश्तेहार भी मौजूद हैं, और फाइलें फरोख्त कैसे की जा रही हैं? देखिए सर, यही तो सवालिया निशान है इदारों पे, इदारों की कारकर्दगी पे, कि जब एक इलीगल है, एनओसी नहीं है, आरडीए लेटर लिख रहा है, नैब में केस चल रहा है, एंटी करप्शन में केस चल रहा है, इंक्वायरियां चल रही हैं, और तकरीबन मैं आपको एंटी करप्शन में इंक्वायरी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, उसमें ये साबित हो चुका है कि ये एक फ्रॉड स्कीम है। उसके अलावा जब ये चेयरमैन आरडीए ने नैब को खत लिखा था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि ये फ्रॉड स्कीम है, इसकी तहकीकात करे, जो ही नैब ने इब्तदाई तहकीकात शुरू की तो उनको इतने ठोस सवाल मिले कि उसके बाद वो जो उन्होंने एक एक्शन लिया था, वो हिदायत की, उन्होंने चेयरमैन नैब ने हिदायत की कि इसकी इंक्वायरी करें। ये एक लेटर जो था उन्होंने लिया गया कि उसको लेटर उन्होंने उसके इंक्वायरी शुरू कर दी, और इंक्वायरी में जो सबूत मिले वो काफी थे। उसके बाद फिर अब तो काफी हद तक नियत वो अरेस्ट है, ये तो अब अपनी जांच छुपा रहे हैं, और ये इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये हर माह डीलर्स की मीटिंग बुलाते हैं, उनको नए नए लाले देते हैं, उनको ज्यादा कमीशनें देते हैं, प्लाट की कीमत डाउन कर देते हैं, फिर वो ओवरसीज को जो बाहर बैठे हैं वो समझते हैं कि शायद ये वाकई बहुत बड़ा काम है। हत्ता कि आप अंदाजा करेंगे ये जो गेट ये लोगों को दिखा दिखा के बेच रहे हैं, ये भी मुतरादा जगह पे है, ये भी लाहौर की कोई पार्टी है जिसके नाम पे ये जगह है, और वो शरीफ आदमी जो लाहौर का बंदा है वो भी शायद इनसे फाइट नहीं कर पाए, ये उसकी जगह पे उन्होंने गेट बनाया हुआ है, और वहां पे ये गेट बना के लोगों को बेची जा रहे हैं, और कोई भी जगह जो फ्रंट पे सारी जगह मुतनाज़े है, लेकिन ये चूंकि जोरे बाजू है, इनके पास ताकत है, जो आता है उस पर फायरिंग करते हैं। मुतअद्दिद लोग तो इनसे देखें, जो निसार अफजल जैसे लोग जो इस इलाके में शराफत की अलामत है, जो एक पुराने जमींदार इस इलाके की, वो भी इनके कब्जा के इनके शहर से महफूज नहीं रहे, उनको भी उन्होंने कोशिश की कि इनकी जगहों पे भी कब्जा किया जाए। तो ये एक जो इंक्वायरियां चल रही हैं, देखें ये कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, कब्जा, सरकारी जमीनों पर कब्जा, और सरकारी जमीनों पर कब्जे की भी FIR मौजूद है उन पे। सरकारी जमीन पे जो इन्होंने कब्जा किया है, ये नाला समा की जमीन पे, उस पे FIR भी है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग आजाद घूम रहे हैं, और ये बात तवज्जो तलब है, इदारों को ऐसे लोगों को रोकथाम करके उनको फौरी तौर पे बंद करना चाहिए, और उनको सलाहों के पीछे होना चाहिए ऐसे लोगों को। सही है, आजाद भी घूम रहे हैं। जैसे कि कामरान आपने ओवरसीज के हवाले से बात की, तो रावलपिंडी रिंग रोड जो मंसूबा है, इसके हवाले से भी स्कैंडल मंजर आम पर आया है। तो रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के नाम पर ब्लू वर्ड की तशहीर भी की गई, तो ओवरसीज को फाइलें बेची गई हैं इसी हवाले से, रिंग रोड की तशहीर करके। इस हवाले से क्या सूरत हाल है और अब मौजूदा हालात क्या हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस हवाले से जब ये रावलपिंडी रिंग रोड के तहकीकात शुरू हुई, तो जो इसके CEO हैं उनका ऑन रिकॉर्ड वो भी मौजूद है। इन्होंने फौरी तौर पे जो हमारे वफाकी वजीर हैं चौधरी गुलाम सरवर खान साहब पर भी इन्होंने अच्छे खासे इल्जाम लगाए। हालांकि मेरा ख्याल है कि गुलाम सरवर चूंकि एक सियासी आदमी हमेशा मुख्तात होते हैं, तो इन्होंने बाकायदा तौर पर ये सारा जो है इन्होंने उस पर किया कि ये गुलाम सरवर खान जो है वो शायद को ब्लू वर्ड के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं।
اور یہ اپنے گرمار میں جھانکنے کی بجائے اس میں دیکھیں بلیو برڈ نے باقاعدہ طور پر اس میں تشہیر کی اور بعد میں یہ اپنی صفائیاں دے رہے ہیں کہ بلیو برڈ نے اوورسیز کو جو رنگ روڈ ہے اس کے نام پہ بیوقوف بنایا، رنگ روڈ کی پبلسٹی کی، حالانکہ ان کو کس نے اجازت دی؟ جس کے پاس این او سی نہیں ہے وہ کیسے اتنی زیادہ دلیری کے ساتھ یہ کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے رنگ روڈ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کافی پبلسٹی کی ہے، اس میں اپنی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی انہوں نے اس کی پوسٹیں چڑھائی ہیں، اس کی پوری ڈاکومنٹریاں برابر کے چڑھائی ہیں کہ یہ رنگ روڈ جو ہے یہ بلیو برڈ کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور بلیو برڈ اس کو کر رہی ہے، اور یہ بلیو برڈ نے اس کو اوورسیز میں بہت زیادہ بیچا ہے، اور اوورسیز کو بلیو برڈ نے جو رنگ روڈ کے نام سے بیوقوف بنا کے ان سے اربوں روپیہ جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے۔ صحیح، رنگ روڈ کے حوالے سے بھی اربوں روپے اکٹھا کیا گیا ہے، اس سے منسوب کر کے ہم اپنے سچ کے ناظرین کو بتا دیں کہ راولپنڈی میں غیر قانونی بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی کے بڑے پیمانے پر فراڈ کا انکشاف ہے۔ سوسائٹی مالکان نے عوام سے 200 ارب روپے ہتھیائے ہیں۔ اکاؤنٹ منجمد ہونے پر بلیو ورلڈ کے کرپٹ مالکان نے ملازمین کو تنخواہ دینے کے نام پر اکاؤنٹ کھولنے کی مشروط اجازت بھی لے لی اور پیسے بھی نکلوا لیے۔ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانیں گے اکاؤنٹس کے حوالے سے۔ تو کامران، اکاؤنٹس کے حوالے سے بتائیے گا کہ بلیو ورلڈ کے مالکان کے بینک اکاؤنٹ بھی سیل کیے گئے، تو یہ اکاؤنٹس کیوں سیل کیے گئے اور پھر دوبارہ سے اکاؤنٹ اوپن کیسے کروا لیے گئے؟ جی دیکھیں، بلیو ورلڈ انتظامیہ جو ہے انہوں نے چونکہ یہ نیب میں کیس چل رہا ہے تو نیب کو جب پتا چلا کہ انہوں نے لوگوں کا جو چونکہ یہ ساری بیسیکلی جو جن کے پاس پیسہ یہ سارا غریب عوام کا ہے، یہ ان معصوم لوگوں کا ہے جو ان کے جانسے میں آئے ہیں، تو جو اربوں روپیہ جمع ہوا اس میں انہوں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ریکویسٹ کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ ہم نے چونکہ ملازمین کو تنخواہیں دینی ہے، وہ تقریباً 13-14 کروڑ تنخواہیں ہم وہ دینا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں یہ اجازت دی جائے کہ ہم اتنی رقم نکلوا لیں۔ تو جب ہائی کورٹ نے ان کو مشروط اجازت دی تو انہوں نے وہ تنخواہوں کی رقم نکالنے کی بجائے انہوں نے 2 ارب سے زیادہ جو رقم ہے وہ اس سے وڈرا کر لی، اور جب نیب کو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو اس میں بھی دھوکہ دہی کر رہے ہیں اور یہ کورٹ کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو نیب نے فوری طور پر عدالت سے رجوع کیا اور عدالت کو انہوں نے دوبارہ ریکویسٹ کی، درخواست دی کہ یہ چونکہ مس یوز کر رہے ہیں اور آپ کا جو حکم تھا تو لہذا ان کی سماعت جلدی کی جائے، اور عدالت کو دوبارہ نیب نے یہ عدالت میں درخواست دی کہ اس مقدمے کی فوری کارروائی کی جائے اور فوری اس کی سماعت کی جائے تاکہ کامران، نیب میں یہ کیس چل رہا ہے، اس حوالے سے جانیں گے کہ نیب میں بلیو ورلڈ کا کیس کس مرحلے میں ہے؟ جی یہ نیب نے اس میں کافی انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ نیب نے جو چونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں چونکہ پاکستان میں جو ڈیلنگ ٹیکس ہیں وہ بڑے زیادہ یوز کیے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں اور پریشرائز بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس مسئلے میں نیب نے بہت جلدی کام کیا اور کافی اس پہ کافی اچھی پرفارمنس ہے نیب کی۔ نیب نے اس حوالے سے تقریباً یہ آخری مراحل میں ہے۔ نیب نے جو نیب کی رپورٹ کے مطابق یہ 10 لاکھ سے اوپر انہوں نے پلاٹ سیل کیے ہیں، جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1 لاکھ سے اوپر پلاٹ سیل کیے ہیں۔ نیب کے مطابق یہ خربوں میں اس کی اماؤنٹ جاتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 68 ارب جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں سے نکلوائے ہیں۔ اب نیب آف کورس نیب تو کوشش کرے گی کہ میکسیمم اس پہ تحقیقات کر کے اس کو جلد سے جلد جو لوگوں کی رقم ہے ان کو واپس دلانے کا جو ہے پروسیس وہ شروع کیا جائے۔ صحیح، کامران یہ بھی بتائیے گا کہ بلیو ورلڈ کے مالکان نے عوام سے کتنی مالیت کا فراڈ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک محتاط اندازے کے مطابق جو یہ 1 کھرب سے زیادہ کا جو ہے یہ فراڈ ہے، جو یہ اور پراپرٹی کی دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے یہ پاکستان میں آپ جتنا بھی دیکھ لیں اس سے بڑا پراپرٹی کی دنیا میں کوئی فراڈ نہیں ہے، اور اس کے بعد سرکاری زمینوں کو یہ قبضے کر کے جس دیدہ سے بیچ رہے ہیں یہ بھی ایک فراڈ ہے۔ اس کے بعد ان کے 2 قسم کے ان کے متاثرین ہیں، ایک وہ ہیں جن کی زمینیں ہیں اور ان کو زمینیں ان کی خریداریاں، دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو انہوں نے پیسے لے رہی ہیں پلاٹ دینے کے۔ اب کسی کی زمین کے پیسے لے رہے ہیں، زمین کسی کی ہے، پیسے کسی سے لے رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس وہ زمین ہے، نہ ان کے پاس این او سی ہے، تو یہ ایک دیکھیں 3-4 قسم کے یہ مختلف اینگل سے فراڈ کر رہے ہیں۔ صحیح، نہ ان کے پاس زمین ہے نہ این او سی ہے، اور یہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ جو ہے وہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ راولپنڈی میں غیر قانونی بلیو ورلڈ ہاؤسنگ سوسائٹی نے بڑے پیمانے پر فراڈ کیا ہے۔ سوسائٹی مالکان نے عوام سے 200 ارب روپے ہتھیائے ہیں۔ اکاؤنٹ منجمد ہونے پر بلیو ورلڈ کے کرپٹ مالکان نے ملازمین کو تنخواہ دینے کے نام پر اکاؤنٹ کھولنے کی مشروط اجازت لی، پیسے بھی نکلوا لیے، اور کامران ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ کامران آپ کا۔